हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम्स मैथ क्लासेस। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड की है कि मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर शुरू किया जाए, तो ठीक है, आप लोग की रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये चैप्टर लेकर आए हैं। अभी इस चैप्टर में होता क्या है कि जब हम ज्योमेट्री की जब भी बात आती है तो मैंने ये देखा है कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं और उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं ऐसे हैं कि जो उनको थोड़ा सा दिक्कत पैदा करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि जो इस चैप्टर को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ये मालूम रहना चाहिए कि इसमें जो क्या प्री रेक्विजिट्स हैं। प्री रेक्विजिट्स मतलब कि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले इतना तो मालूम रहना ही चाहिए, क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तब उसमें सवालों में कई दफ़ा क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की बातें इस्तेमाल में आती हैं, कई दफ़ा ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं उनका यूज़ होता है, कई जगह करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो बहुत सी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले आपने पढ़े हुए हैं और अभी उनको इस्तेमाल करने का समय है, तो लेकिन वो ठीक से आते नहीं हैं या कई जगह कंफ्यूजन्स हैं, इसलिए बच्चे जो हैं वहाँ परेशान होते हैं। तो मैंने ये एक क्लास आज की जो रखी है, ये क्लास इसलिए है ताकि अपने जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह उन सबको एक बार रिकॉल कर लीजिए, ताकि इस चैप्टर में जब हम लोग सवाल लगाएंगे, और हम लोग इसमें अच्छे खासे सवाल लगाएंगे, चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, गिनी चुनी 3 बातें हैं, तो उन 3 बातों के ऊपर काफ़ी सवाल हैं। आई थिंक मैं करीब 43 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, सब चीज़ें मैंने तैयार कर रखी हैं। बस उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक बार अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिकॉल कर लें। अब आप देखिए, आपके सामने ये इतनी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब इस चैप्टर में इस्तेमाल में आने वाली हैं। बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर कि जो कंडीशंस हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल्स जो हैं कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसकी कंडीशंस जो हैं आपको मालूम है, ये 5 कंडीशंस हैं। अब इस 5 कंडीशंस में क्या चीज़ कैसे अप्लाई होगी, ये है। या पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, काइट्स की क्या क्या कंडीशन होती हैं। जैसे अगर आपको ये बता दिया जाए कि फिगर काइट है, तो हमें दिमाग में फौरन ये चीज़ आना चाहिए कि जो लंबा वाला डायगोनल है उसका, वो स्मॉलर डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। इसी तरीके से अगर उसने बोल दिया कि ये फिगर रोम्बस है, अब तो रोम्बस के बारे में मालूम हमें यहाँ पे होना चाहिए कि रोम्बस जो है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी हम एक बार चाहते हैं कि आप लोग पहले उसको रिवाइज कर लें, ताकि जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें तो आपको ये सब बातें इस्तेमाल होंगी, तो आपको अच्छा लगेगा, आसानी के साथ में ये चैप्टर आपका समझ में आएगा। और उसके पहले एक कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं आपका। जैसे ये फिगर बनी हुई है आपके सामने, चारों वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल लिखा हुआ है, ये चारों साइड्स आपस में बराबर हैं, ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका नाम क्या है, इस फिगर का, जो ये 7 नाम लिखे हुए हैं, इन नाम में से इसका नाम क्या है, तो आप में से ज्यादातर बच्चे ये कहेंगे कि सर इसका नाम स्क्वायर होगा, ये तो स्क्वायर है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक रेक्टेंगल है, तो आपको ये चीज लगेगी कि सर गलत कह रहे हैं। अगर मैं कहूं कि ये फिगर एक काइट है, या अगर मैं ये कहूं कि ये फिगर एक रोम्बस है, तो आपको लगेगा अरे सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो सिर्फ स्क्वायर है। जी नहीं, ये फिगर क्वाड्रिलेटरल भी है, ये फिगर पैरेललोग्राम भी है, ये फिगर रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल भी है। आपको लोग को वैसा लग रहा होगा, अरे सर क्या बात कर, रेक्टेंगल की तो पड़ोसी साइड अनइक्वल होती है, आमने सामने की बराबर होती है, पड़ोसी साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो वही चीजें कह रहा हूं कि ये छोटे छोटे गलत फहमियां हैं, आपने सुना जरूर है मगर सही से नहीं सुना या सही से नहीं जाना। बाकी ये रोम्बस भी है, स्क्वायर भी है, ये काइट भी है। तो बस यहाँ पे तो मुझे एक गाने के कुछ बोल याद आ रहे हैं कि तुमने जो देखा सुना सच था, मगर कितना था सच ये जाना नहीं। तो चलिए भाई, आज जान लेते हैं कि वो सच क्या है, कि ये फिगर वाकई में सिर्फ स्क्वायर है या बाकी नाम भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये सारी चीजें इस लेक्चर में आपको आगे मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल जो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत में हम आपसे डिस्कस करेंगे 4 चीजें। एक तो लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम आपसे पॉलीगन्स में आपसे ट्राइंगल डिस्कस करेंगे, आपसे क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा एंगल्स की बात करेंगे। 4 चीजें होंगी, लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल।
है तो बहुत कुछ, है तो बहुत कुछ, लेकिन हम उतना डिस्कस करेंगे जितना हमें मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है। और तो देखिए सबसे पहले आपके सामने ये 3 फिगर्स बनी हुई हैं, तो इन 3 फिगर्स में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या फर्क है। ये दोनों तरफ एंडलेस है, इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है मगर उस तरफ एंडलेस है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसका एंड पॉइंट भी है। देखिए मेरे साथ क्या है कि मैं कोई भी चीज बताऊंगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो शब्द इस्तेमाल में आएंगे वो पहले से क्लियर करूंगा। जैसे मैं अभी आपसे थोड़ी देर के बाद बोलूंगा कि एक पॉलीगन जो है वो लाइन सेगमेंट से बाउंडेड क्लोज्ड फिगर है। अब यहां पर आप देखिए कि लाइन सेगमेंट वर्ड आया, अब ये मैंने इसलिए लाइन सेगमेंट क्लियर कर दिया ताकि आपको जब मैं वो शब्द बोलूं तो आपको वो दिक्कत ना हो कि सर ये लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। लाइन जो होती है वो बोथ साइड एंडलेस होती है। रे जो होती है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो एक तरफ बढ़ती चली जाती है, और लाइन सेगमेंट जो होती है वो एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाती है। तो इसकी एक फिक्स्ड लेंथ हुई, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं क्योंकि ये तो बढ़ ही रही है, वो तो दोनों तरफ बढ़ रही है। तो ये तो हो गया लाइंस। अच्छा अब देखिए किसी भी प्लेन में जो लाइंस होती हैं वो 3 तरह की होती है। प्लेन मतलब एक ऐसी सरफेस जो ऊंची नीची ना हो, बराबर हो, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समतल। सम और तल शब्द से मिलकर बना है। सम समान का शॉर्ट है, तल माने सरफेस, समान और तल यानी कि बिल्कुल बराबर सरफेस हो, जैसे कि ये पैनल बोर्ड की सरफेस या आपकी बुक का पेज या फर्श, दीवार, ये सब प्लेन्स हैं। तो 3 तरह की लाइंस हम लोगों ने देखी हैं, क्योंकि जब 12th में आओगे तो 3D ज्योमेट्री पढ़ोगे तो वहां पे स्पेस में लाइंस पढ़ोगे, फिलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो लाइंस जो होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, और तीसरी होती कोइंसाइडिंग या फिर ओवरलैपिंग लाइंस। चलिए एक एक को समझते हैं क्या है। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं एक प्लेन में, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि ओनली वन पॉइंट इज कॉमन बिटवीन दीज 2 लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इसके बाद आती है बात अगली, पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल शब्द को या पैरेलल लाइंस को हिंदी में कहते हैं समानांतर रेखाएं। समानांतर जो वर्ड है उसको बना है समान और अंतर शब्दों से। समान माने बराबर, अंतर माने गैप। तो ऐसी लाइंस जिनके बीच का गैप बराबर हो, ये गैप यहां पे भी डी है, यहां पे भी डी है, यहां पे भी डी है, मतलब इस लाइन के किसी पॉइंट से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर गिराऊं तो जितनी लेंथ आ रही है, जितना डिस्टेंस आ रहा है वो बराबर चले, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। जैसे पिछले पेज पे आप देखिए, यहां पे क्या था, ये गैप इसमें इतना था और कम होता गया और आखिर में आके वो इंटरसेक्ट कर गई, 0 गैप हो गया, फिर वो बढ़ने लगा गैप। लेकिन यहां पर आप देखिए थ्रू आउट लाइन्स के गैप जो है वो बराबर है। तो ऐसी लाइन्स को हम कहते हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद एक कंफ्यूजन और दूर होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि 2 एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी, और ये एंगल्स आपस में ऑल्टरनेट हैं, क्या ये एंगल बराबर होंगे? तो बहुत से बच्चे कहते हैं हाँ सर बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स तो बराबर होते हैं, या करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो आपस में बराबर होंगे। अभी देख लीजिएगा बराबर होते हैं कि नहीं होते। फिर वही कहूंगा कभी सही कभी गलत। तो कंडीशंस पे डिपेंड करती है ये। इस सवाल का जवाब डिपेंड करेगा कि वो लाइंस जिनकी बात हो रही है वो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं कि नॉन पैरेलल हैं। तो देखिए अभी समझिएगा थोड़ी देर में। ये पैरेलल लाइंस होंगी। इसके बाद ये आ रही हैं ओवरलैपिंग लाइंस, कोइंसाइड भी करेंगे दूसरे के ऊपर, तो ओवरलैपिंग लाइंस कहते हैं। इस लाइन का, पिंक वाली लाइन का हर पॉइंट ग्रीन वाली लाइन पर लाई कर रहा है, और या तो ये कह सकते हैं ग्रीन वाली लाइन का हर पॉइंट पिंक वाले पे लाई कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में ओनली 1 पॉइंट इज कॉमन, पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, और ये ओवरलैपिंग लाइंस में हर पॉइंट कॉमन है। अच्छा एक बात याद रखिए कि जो ओवरलैपिंग लाइंस हैं ये कई बार हम लोग इनको पैरेलल लाइंस के फैमिली में भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस थी उसमें गैप बराबर था। अब वो गैप का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, तो डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो जिस समय डिस्टेंस की वैल्यू होगी 0 तो ये केस बन जाएगा। तो यानी कि ओवरलैपिंग लाइंस आर स्पेशल केस ऑफ पैरेलल लाइंस, लेकिन फिलहाल इसको अलग से हमने आपको दिखाया। तो जब हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे तो आप ये स्पेशल केस नहीं बात, स्पेशल केस की बात तब कीजिएगा जब स्पेशली वो वहां पे इस्तेमाल में आ रहा हो, वरना अगर जनरल बात हो रही है पैरेलल बोला है तो जैसे मैंने पीछे 2 लाइंस बनाई थी उनके बीच में गैप डी लिया था वैसे ही लेके चलिएगा। अच्छा अब देखिए
अब बात आ रही है एक लफ्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या चीज है? क्योंकि ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, को इंटीरियर एंगल, ये सारे शब्द जो हैं ये ट्रांसवर्सल के साथ में रिलेटेड है। तो ट्रांसवर्सल क्या है? कोई ऐसी लाइन जो किसी प्लेन में मौजूद दो लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर काटे, उस लाइन को उन दो लाइंस के रेस्पेक्ट में ट्रांसवर्सल कहा जाएगा। क्या लिखा है इसमें देखिए, अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू टू लाइंस इन द सेम प्लेन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे ये ग्रीन वाली लाइन और पिंक वाली लाइन को ये ब्राउन वाली लाइन दो पॉइंट्स पे काट रही है। ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये लाइन N है। तो यहाँ पे लाइन N इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। यहां भी यही बात है, लाइन L, लाइन M, लाइन N। तो ये जो लाइन N है वो P और Q पे इन दोनों लाइंस को काट रही है। तो ये ग्रीन और पिंक के लिए ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है। यहां पे इन दोनों फिगर्स में एक फर्क है, ये जो दो लाइंस थी ये नॉन पैरेलल है, ये दोनों आगे जाके कट हो जाएंगी। तो अगर मान लीजिए हम इसको पिंक वाले को आगे बढ़ाएं तो ये ग्रीन वाली इसको भी कट कर रही है, पिंक को भी कट कर रही है। तो ये वाली ग्रीन वाली पिंक और ब्राउन के लिए ट्रांसवर्सल है। इसी तरीके से पिंक वाली ग्रीन को भी काट रही है, ब्राउन को भी काट रही है। तो ये पिंक वाली इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल है। तो फिलहाल लेकिन यहां पे क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, आगे जाके कटेंगी नहीं। तो ये वाली लाइन ही यहां पर केवल ट्रांसवर्सल है। तो अभी इन दोनों केसेस में रिजल्ट्स में क्या फर्क आएगा वो अभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, कई टाइप के एंगल्स आपने सुने हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की, ये क्या होते हैं। तो ये जो ट्रांसवर्सल है ये ग्रीन लाइन को इस पॉइंट पे काट रही है, तो ये इसके साथ में चार जगह पे एंगल बना रही है। ग्रीन के ऊपर दो एंगल्स बने, ग्रीन के नीचे दो बने, ट्रांसवर्सल के राइट में दो बने, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में बने। सिमिलरली ये जो ट्रांसवर्सल है इस पिंक के साथ में भी चार एंगल बना रही है। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो एक जो पेयर होगा उसमें से एक एंगल इधर से लिया जाएगा, एक इधर से लिया जाएगा। अब जब बात आती है करस्पॉन्ड की, तो करस्पॉन्ड का मतलब है, समझ लीजिए कि हाँ में हाँ मिलाना। जैसे ये एंगल 1 यहां कह रहा है कि मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं और ग्रीन लाइन के ऊपर हूं। मतलब इसकी दो चीजें बतानी है कि ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में किधर हो और जो लाइन है जो ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रही है उसके रेस्पेक्ट में किधर हो। तो ये एंगल कह रहा है मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं और मैं इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर हूं। यही बात इन चार एंगल्स में कौन कह सकता है? तो आप देखिए पांचवा एंगल कह सकता है, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के राइट में है और इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर है। ट्रांसवर्सल जिस लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है उस इंटरसेक्टिंग लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल ग्रीन के साथ में इंटरसेक्ट कर रहा था, यहाँ ट्रांसवर्सल पिंक के साथ में कर रहा है। तो ये एंगल कह रहा है मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं। तो ट्रांसवर्सल के राइट में तो ये चार एंगल है, तो इसमें ये 1 वाला 5 और 6 में से किसके साथ करस्पॉन्ड करेगा? और तो ये कह रहा है कि भाई मैं इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर हूं, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर तो पांचवा है। तो 1 का करस्पॉन्डेंस जो है वो पांचवे के साथ में हुआ। तो एंगल 1, एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्यों? क्योंकि एंगल 2 ट्रांसवर्सल के राइट में है, इंटरसेक्टिंग लाइन के नीचे है। तो यहां पर ट्रांसवर्सल के राइट में इंटरसेक्टिंग लाइन के नीचे वो एंगल 6 है। तो एंगल 2, एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 7 ये करस्पॉन्डिंग है और एंगल 4, एंगल 8 भी करस्पॉन्डिंग है। मगर एक बात याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि जो एंगल करस्पॉन्डिंग है वो आपस में बराबर भी हों। क्योंकि आप देखिए, क्या आपको ये एंगल इस एंगल के बराबर नजर आ रहा है? ये तो हमें लगभग 90 डिग्री नजर आ रहा है, ये हमें ऑब्ट्यूस नजर आ रहा है। तो जब जो दो लाइंस हैं जिनके रेस्पेक्ट में ट्रांसवर्सल लाइन की बात हो रही है, वो दो लाइंस अगर आपस में नॉन पैरेलल हैं तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये बराबर नहीं होंगे। ये बात अलग है कि एंगल 1, एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दीज आर नॉट इक्वल। एंगल 2, एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, बट एंगल बराबर नहीं होंगे। अब आइए अगली बात पे कि यही बात अगर हम पैरेलल लाइंस के बीच में रखते, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ग्रीन वाली और पिंक वाली लाइन पैरेलल हैं। तो अब यहां पर आप देखिए कि एंगल 1, एंगल 5 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 2, एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4, एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है, एंगल 3, एंगल 7 करस्पॉन्डिंग है, और यहां पे ये एंगल आपस में बराबर भी है। तो पैरेलल लाइन के केस में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं।
नॉन पैरेलल लाइंस के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल तो बनेंगे बट वो बराबर नहीं होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अपना ठीक करिए, अगर इसमें गलती है तो उसको दुरुस्त करिए। इसके बाद आगे हम आते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे। तो देखिए ऑल्टरनेट में भी दो हैं, इंटरनल ऑल्टरनेट और इंटीरियर ऑल्टरनेट और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब है अपोजिट बात करना। करस्पॉन्डिंग में क्या था, हमें हाँ मिलाना, सेम बात करना। करस्पॉन्डिंग के बिल्कुल उल्टी बात हो रही यहाँ पे है क्या कि उल्टी बात करनी है। जैसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटीरियर, तो हमें इंटीरियर का मतलब ये जो दो लाइंस हैं इन दोनों के अंदर जो एंगल बने 3, 2, 8, 5, इनमें से जो एंगल्स हैं इनकी बात कर रहे हैं। जैसे एंगल 2 की बात करें, एंगल 2 कह रहा है कि मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं, तो हमें ऐसे एंगल की बात करनी होगी जो कहेगा मैं ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हूं। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में तो भाई 8 है। ये कह रहा है कि मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन के नीचे हूं, तो नीचे का उल्टा हुआ ऊपर, राइट का उल्टा हुआ लेफ्ट। तो इन चार में कौन ऐसा एंगल है जो इसके उल्टी बात कर रहा है। ये कह रहा है मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं, लाइन के नीचे हूं, तो यहां पे ये कहेगा कि मैं ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हूं, लाइन के ऊपर हूं, वो 8 है। तो 2 और 8 ऑल्टरनेट एंगल हो गए। तो ऑल्टरनेट का मतलब है उल्टा, अपोजिट। तो ऑल्टरनेट बात कर रहा है ये 2 और 8। सिमिलरली 3 और 5, क्यों? 3 क्या है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, लाइन के नीचे है, तो ये ट्रांसवर्सल के राइट में है, लाइन के ऊपर है। वो नीचे था तो ये ऊपर है, ये लेफ्ट में था तो वो राइट में। 3 और 5, तो 2 8 का पेयर बना, 3 5 का। मगर फिर वही कहूंगा कि ये लाइंस जो हैं आपस में पैरेलल नहीं हैं, इसलिए यहां पर ये एंगल्स ऑल्टरनेट होने के बावजूद भी बराबर नहीं है। तो ये मत सोचिए कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो बराबर ही होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स का पेयर है बट दीज आर नॉट इक्वल। पैरेलल के केस में होगा बिल्कुल बराबर। एंगल 2 एंगल 8 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल 3 एंगल 5 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये बराबर भी होंगे। तो पैरेलल के केस में बराबर होंगे, नॉन पैरेलल में बराबर नहीं होंगे। इसी तरीके से एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स की बात की। एक्सटीरियर का मतलब ये जो दो लाइंस हैं इनके बाहर बाहर की बात करें, तो इसके उधर 1 4 है, इसके इधर 6 7 है। एंगल 1 का जो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल उन चार में से कौन सा होगा। ये कह रहा है मैं ट्रांसवर्सल के राइट में हूं, लाइन के ऊपर हूं, राइट का उल्टा हुआ लेफ्ट, ऊपर का उल्टा हुआ नीचे। तो यहां देखिए आप ये वाला एंगल 7 जो है इस एंगल का ऑल्टरनेट है। एंगल 1 का एंगल 7 एक्सटीरियर ऑल्टरनेट है। ये लाइन के ऊपर था, ट्रांसवर्सल के राइट में था, ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है, लाइन के नीचे। एंगल 1 एंगल 7 के एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है। एंगल 4 एंगल 6 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यहां पर नॉन पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए ये एंगल्स आपस में बराबर नहीं होंगे। जबकि पैरेलल लाइन के केस में एंगल 1 एंगल 7 एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल होने के अलावा बराबर भी होंगे। एंगल 4 एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल्स होने के बाद भी बराबर भी होंगे। तो कब बराबर होंगे कब नहीं बराबर होंगे, तो आपने देखा पैरेलल लाइंस के केस में होंगे। इसीलिए मैंने आपको शुरू में पैरेलल लाइंस क्या होती हैं ये बताया, और नॉन पैरेलल लाइंस, ताकि उनके ऊपर बेस्ड रिजल्ट में ये बातें यूज में आए। अब इसके बाद आ रही है बात को इंटीरियर एंगल्स। देखिए मैथ्स में अक्सर को शब्द आता है। को का मतलब होता है, मैथ में अक्सर जब यूज में आता है तो मैक्सिमम टाइम इसका मतलब होता है सेम। तो को इंटीरियर यानी कि सेम साइड में हो और इंटीरियर में हो। तो ये देखिए एंगल 2 और एंगल 5 ट्रांसवर्सल के रेस्पेक्ट में सेम साइड में है और दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर वाले हिस्से में है। तो एंगल 2 एंगल 5 को इंटीरियर है, ये पेयर है, और एंगल 3 एंगल 8 का पेयर है। को इंटीरियर के बारे में एक बहुत बढ़िया सा रिजल्ट है, लेकिन वो पैरेलल लाइंस के ऊपर एप्लीकेबल है कि ये जो पेयर है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता हो। लेकिन फिर वही कहूंगा कि ये नॉन पैरेलल हैं, तो यहां ये बात नहीं लगेगी। ऑल्दो एंगल 2 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर angles, pair of co-interior angles, but still they are not supplementary, that is their sum is not equal to 180 degree. पैरेलल के केस में ऐसा होगा, पैरेलल के केस में ये दोनों एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो एंगल 2 और एंगल 5 का सम 180 डिग्री है, और एंगल 3 और एंगल 8 का सम भी 180 डिग्री है।
चलिए इसके बाद आते हैं को एक्सटीरियर एंगल्स। को एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि दो एंगल्स हैं जो एक ही साइड में है और ये एक्सटीरियर जोन में है, इस लाइन के उधर इसके इधर। तो एंगल 1 एंगल 6 का को एक्सटीरियर है, एंगल 4 एंगल 7 का को एक्सटीरियर है। को एक्सटीरियर एंगल्स का भी सम 180 डिग्री होगा, मगर तब होगा जब ये पैरेलल लाइन का केस हो। ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो यहाँ पे सम 180 डिग्री नहीं होगा। पैरेलल लाइंस के केस में देखिए ये एंगल 1 एंगल 6 का सम 180 डिग्री होगा, एंगल 4 एंगल 7 का। तो आपने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट में दो केसेस देखे आपने, इंटीरियर ऑल्टरनेट, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट। फिर आपने देखा यहां पर को इंटीरियर की क्या खास बात होती है, को एक्सटीरियर की क्या खास बात होती है। अब इसके बाद आती है अगली बात, वर्टिकली एडजेसेंट एंगल। जब एक ही वर्टेक्स पे जो एंगल्स बनते हैं, ये बात उनके लिए होती है। तो यहां पे हमें दो लाइंस से ही काम चलेगा कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एक वर्टेक्स आया, एक कॉमन पॉइंट आया, इस कॉमन पॉइंट के पास चार एंगल बने, तो जो पड़ोसी एंगल है, एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। तो एंगल 1 का एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है, इनका पेयर बनेगा। एडजेसेंट एंगल 2 का एंगल 3 भी है, एंगल 2 एंगल 1 से भी पेयर बना रहा है, एंगल 2 एंगल 3 का पेयर है, एंगल 3 एंगल 4 का पेयर है, एंगल 4 एंगल 1 का। तो ये चार हमें यहां पे वर्टिकली एडजेसेंट एंगल्स मिले। याद रखिए जो वर्टिकली एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जो पड़ोसी एंगल्स होते हैं, इनका सम हमेशा सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री होता है। तो एंगल 1 एंगल 2 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री, एंगल 2 एंगल 3 को जोड़ने से ऐसी बाकी केसेस में। इसके बाद आ रही है बात वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट में क्या है कि वर्टेक्स से वर्टिकली वर्ड आ रहा है, ऑपोजिट। तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के तो एडजेसेंट है, पड़ोस में है, एंगल 1 एंगल 4 के पड़ोस में है, लेकिन ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट साइड में। अपोजिट साइड में तो एंगल 1 का अपोजिट एंगल 3 है वर्टिकली अपोजिट, और एंगल 2 एंगल 4। और याद रखिए जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, इनकी ये प्रॉपर्टी है। तो कब सप्लीमेंट्री होंगे, कब बराबर होंगे, कब नहीं होंगे, ये सब चीजें अभी आपने यहाँ पे लाइंस को लेके जाना। अच्छा, अब एक बात जो मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर पढ़ते समय हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो बात याद रखिए कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं या किसी लाइन को आगे बढ़ाया गया, तो जब हम देखते हैं दो लाइंस पैरेलल हैं तो इन लाइंस पर अगर हम कुछ लाइन सेगमेंट्स ले लें, जैसे ये लाइन L लाइन M के पैरेलल है, तो इस लाइन पे कोई भी टुकड़ा ले लें AB, इसका एक पार्ट ले लिया PQ, तो ये भी पैरेलल माने जाएंगे। अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये इनके ऊपर जो ये पार्ट्स हैं ये भी पैरेलल होंगे, यानी कि ये पैरेलल के लिए मैं ये निशान बनाए दे रहा हूं। तो लाइन L is parallel to line M implies that AB is parallel to PQ। अब देखिए इसके बाद छोटी छोटी बातें। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री के बराबर हो। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री के एग्जैक्टली बराबर हो। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, जो 180 डिग्री से ज्यादा हो। ये सब यहां पर हमने लिखा हुआ है आपके सामने। चलिए अब इसके बाद आती है बात कि पॉलीगन किसको कहते हैं। देखिए 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स के द्वारा एक क्लोज्ड फिगर जो होती है उसको हम लोग पॉलीगन कहते हैं। 3 या 3 से ज्यादा। अब 3 साइड से बाउंडेड फिगर है तो ट्राइंगल कहलाता है, 4 साइड से बाउंडेड होता है तो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, 5 साइड पेंटागन, 6 साइड की फिगर क्लोज्ड अगर है तो हेक्सागन, 7 में हेप्टागन, 8 में ऑक्टागन, 9 में नोनागन और 10 में डेकागन। इसी तरीके से और भी होते हैं, फिलहाल हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इस चैप्टर में केवल ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का इस्तेमाल करना है। अब हमें इसमें ट्राइंगल को लेके आपको बता दें, किसी भी पॉलीगन में जितने वर्टेक्स होते हैं उतनी ही साइड्स होती हैं, जितने वर्टेक्स उतनी ही साइड्स। अब यहां पर एक छोटी सी गलतफहमी बच्चों को होती है। अगर मैं बच्चों से ये पूछूं कि बताइए कि किसी हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, वो बताते हैं सर 3 डायगोनल्स होते हैं। ऐसा नहीं है, अभी आपको दिखेगा कि डायगोनल्स कितने होते हैं। फिलहाल
आप देखिए कि इस फिगर में 3 वर्टेक्स है, 3 साइड्स हैं, कोई डायगोनल नहीं है इसमें। तो इस फिगर का नाम क्या है? इस फिगर का नाम है ट्राइंगल। ये फिगर आपके सामने है, 4 वर्टेक्स हैं, 4 साइड्स हैं, 2 डायगोनल है। इसमें डायगोनल आपको 2 नजर आ रहे हैं जो पिंक कलर से बने हुए। तो इस फिगर को हम लोग कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड मतलब होता है 4, लेटेरा माने होता है साइड, जैसे इक्विलेटरल सुनते हैं ना आप, तो इक्वल से बना है, लेटेरा माने होता है साइड। तो यहाँ पे क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड माने 4, लेटेरा माने साइड, तो 4 साइड वाली फिगर। तो इसमें 4 साइड है, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें 2 आपको डायगोनल नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए आपके सामने एक हमने 5 वर्टेक्स लिए हैं, तो 5 वर्टेक्स से पेंटागन बना, और इस पेंटागन में ये जो ग्रीन कलर से बनी है ये साइड्स हैं, और ये बाकी जितनी भी पिंक कलर से बनी हैं ये सारे के सारे डायगोनल्स हैं। ये सारे के सारे डायगोनल्स हैं। एक्चुअली डायगोनल होता क्या है और साइड क्या होता है? जब ये कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करा जाएगा जो लगातार आ रहे हैं, ए के पड़ोस में ई है, ए के पड़ोस में डी नहीं है, वो अगर ऐसे आए आप तो ए के बाद ई के बाद डी आओगे, तो कॉन्जिक्यूटिव है तो ए के पड़ोस में ई है, इधर से आओगे तो ए के पड़ोस में बी है। तो जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाएंगे तो उससे बनेगी साइड, और नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जब भी मिलाओगे तो हमेशा डायगोनल बनेगा। तो यहां पर 5 साइड है, 5 वर्टेक्स है, 5 साइड है, और डायगोनल जो है 5 है। ए से देखिए 2 निकले हैं, बी से 2 निकले 4, और एक ये सी और ई, बाकी वो डी से जो निकले हैं वो काउंट हो चुके हैं। ये 5 डायगोनल है। इस फिगर को आप पेंटागन कहते हैं। फिर ये हेक्सागन, 6 वर्टेक्स, 6 साइड्स, और बाकी 9 डायगोनल्स हैं इसमें। अब ये जितने भी पिंक कलर से बने ये सारे के सारे डायगोनल्स हैं, इसको हेक्सागन कहते हैं। अभी आप सोचेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि 9 है, ऐसे गिनेंगे तो कंफ्यूज होंगे। गिनने की जरूरत नहीं है, अभी आगे एक चीज बताऊंगा उससे बड़ा आसान लगेगा आपको। तो बस ऐसे ये आपके सामने हेप्टागन है, इसमें 7 वर्टेक्स हैं, 7 साइड हैं, और 14 डायगोनल्स हैं। ये ऑक्टागन है, 8 वर्टेक्स, 8 साइड्स, 20 डायगोनल्स हैं। फिलहाल बात ये आ रही है कि भाई अगर किसी पॉलीगन में n वर्टेक्स हैं तो याद रखिए n तो साइड्स होंगी। अब बच्चे डायगोनल्स कितने होंगे? तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 होल अपॉन 2। n को n माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि अभी हमने ऑक्टागन देखा, तो ऑक्टागन में 8, n की वैल्यू कितनी है? 8 में से 3 घटाओगे 5, 8 इंटू 5 40, 40 का आधा 20। तो अभी आप देखिए ऑक्टागन में हमारे पास 20 डायगोनल्स थे। ऐसे ही अगर हम हेप्टागन की बात करें तो 7 में से 3 घटाओगे 4 कटेगा 2 बचेगा, 2 इंटू 7 हो गया 14। तो आप देखिए हेप्टागन में 14 डायगोनल्स थे, हेप्टागन में 14। तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 होल अपॉन 2। फिलहाल ये इस्तेमाल में नहीं आएगा, लेकिन चूंकि ये बात निकली थी तो हमने कहा इसको भी बता दिया जाए। अब ये किसी भी पॉलीगन में जितने भी एंगल्स होते हैं, जैसे आपको सभी को मालूम है किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री आता है। तो आगे बाकियों का भी क्या हम लोग पता कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा तरीका है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। जैसे आप देखिए कि ट्राइंगल में n का मतलब है 3, तो 3 माइनस 2 करोगे 1 इंटू 180 डिग्री इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल की बात करोगे n का मतलब होगा 4, 4 माइनस 2 करोगे 2 इंटू 180 डिग्री इज 360 डिग्री। ऐसे अगर पेंटागन के सारे एंगल्स की बात करोगे तो 5 में से 2 घटाओ 3 इंटू 180 डिग्री करोगे तो 540 डिग्री। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो उसका ये फॉर्मूला है। और किसी भी पॉलीगन के अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करें, मतलब हर साइड को आगे बढ़ाया जाए और बाहर वाले एंगल वर्टेक्स पे बाहर वाले एंगल्स लिए जाएं, उनका सम हमेशा 360 डिग्री ही आएगा, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो। वो n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। ये सब चीजें आप लोगों को एक चैप्टर आगे मिलने वाला है रेक्टिलिनियर फिगर्स, उसमें बहुत आराम से समझ में आएगा, डिटेल्स वहां मिलेंगी। फिलहाल जैसे किसी भी पेंटागन के सारे एंगल्स का, ये जितने पांचों एंगल्स का सम कितना होगा? अच्छा, अब ये
एक चीज हमने यहां पे अभी रेगुलर में नहीं बताई। देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें सारी साइड्स भी बराबर हों और सारे इंटरनल एंगल्स भी बराबर हों, ऐसी फिगर को रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। जैसे ये पेंटागन की सारी साइड्स बराबर हों, सारे वर्टेक्स पर इक्वल एंगल हो, तो उसको हम लोग रेगुलर पेंटागन कहेंगे। और किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हर एंगल अगर हमको पता करना हो, जैसे कि ट्राइंगल में हर वर्टेक्स पे आपने देखा था 60 डिग्री होता है, तो क्या करेंगे, जितना भी एंगल्स का सम है n-2 इंटू 180 डिग्री, उसको n से डिवाइड कर दो। तो जैसे यहाँ पे सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, 5 से डिवाइड करो, 108 आ गया। इसी तरीके से तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, इंटीरियर एंगल्स, ये थोड़ी स्लाइड आगे पीछे हो गई, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 और ये इसी तरह पेंटागन में 540, ये n-2 इंटू 180 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। रेगुलर पॉलीगन अभी आपको मैंने बताया, एक ऐसा पॉलीगन जिसके हर साइड का मेजरमेंट बराबर हो। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स का मेजरमेंट बराबर होता है और सारे वर्टेक्स पे एंगल भी बराबर हो, तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। इसी तरीके से आप देखिए स्क्वायर की बात करिए, ये 4 साइड की फिगर है, चारों साइड का मेजरमेंट बराबर और हर कोने पर एंगल भी बराबर है, 90 डिग्री होता है। तो ऐसी फिगर्स को हम लोग रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो रेगुलर ट्राइंगल एक्चुअली कौन होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, स्क्वायर। और किसी भी रेगुलर पॉलीगन के हर वर्टेक्स पे कितना एंगल होगा, तो कुल जो एंगल्स का सम है उसमें को n पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे अगर हम किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो हर वर्टेक्स पे 60 डिग्री आएगा, तो 3 माइनस ये तो 180 डिग्री आएगा, तीनों एंगल्स का सम, उसको 3 से डिवाइड कर दिया। ऐसे किसी स्क्वायर में हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री क्या होगा कि 4 - 2 इंटू 180 डिग्री, चारों एंगल्स का सम, उसको 4 से डिवाइड किया। तो ये चीजों को फिलहाल स्किप करना, इसकी जरूरत है नहीं, आप लोग उसको स्लाइड को देख लीजिएगा। अब बात ये आ रही है कि ट्रायंगल जो होते हैं वो दो हिसाब से बांटे गए हैं। एक तो ये कि अगर हम लोग उनका क्लासिफिकेशन इस बात पे करें कि उसमें जो साइड्स हैं उनका मेजरमेंट आपस में बराबर है या नहीं, इसके बेसिस पे, तो अगर तीनों साइड्स अनइक्वल हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलिन ट्रायंगल कहते थे। और अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर हो जाती थी तो हम लोग तुरंत उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह देते थे। और अगर तीनों साइड्स बराबर हो जाती थी तो हम लोग उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस भी है, लेकिन हर आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आपने दो साइड को मेजर किया और वो बराबर हो गई, आप फौरन उस ट्रायंगल को बोल सकते हैं कि भाई ये आइसोसेलेस तो है ही। दो साइड्स इक्वल होने पर आइसोसेलेस का टैग तो लग ही गया। अब तीसरी साइड को तो हम मेजर करेंगे, अगर वो उसके बराबर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। मतलब अगर तीसरे साइड अगर बराबर आ जाती है उन्हीं के, तो इसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा, वो इक्विलेटरल हो जाएगा। और अगर उसके बराबर नहीं आती तो इक्विलेटरल नाम नहीं होगा। चलो जी, इसके बाद अगर हम एंगल्स के बेसिस पे बात करें तो एंगल्स के बेसिस पे इसके तीन कैटेगरीज हैं। एक है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो होते हैं तीनों वर्टेक्स पर एक्यूट एंगल बनते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक वर्टेक्स पे राइट एंगल होता है, एक से ज्यादा हो भी नहीं सकते, क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो बचे हुए एंगल्स को जोड़ने पर 90 आएगा, तो दोनों ही जाहिर सी बात है 90 से कुछ कम ही होंगे तभी जुड़ के, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 0 डिग्री एंगल नहीं होता। तो इसलिए एक राइट एंगल होगा। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वो होगा जिसमें एक वर्टेक्स पे एक जो एंगल होगा वो ऑब्ट्यूस होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा, बाकी दो वर्टेक्स पर एक्यूट एंगल होंगे, उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ये भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अब यहां पर देखिए कि इस चैप्टर में, मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर में, हम लोग अक्सर कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी ये दो चीजें हैं जो कंफ्यूज करती हैं। इनके रूल्स के नाम, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, क्या, तो वो सब चीजें तो एक बार थोड़ा जल्दी से बता देते हैं आपको कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, सिमिलर की जब बात आएगी तो मतलब है कि शेप सेम होगा। शेप की बात हो रही है, साइज की बात नहीं हो रही। साइज बराबर हो तो भी चलेगा, नहीं बराबर हो तो भी चलेगा, शेप सेम होना चाहिए। तो केवल जब बात शेप की होती है तो हम कहते हैं वहां पे सिमिलैरिटी की बात, कि जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं, आप देखिए इनके शेप एक ही जैसे हैं,
इसी ट्रायंगल को मैंने एक्चुअली जूम कर दिया, बड़ा कर दिया उसको, ये बन गया। तो ऐसे में होता क्या है कि जो एंगल्स वर्टेक्स पे होते हैं इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तीन एंगल्स यहां पर है 90 डिग्री, 45, 45, देखो वही तीन एंगल यहां भी है। हाँ, मेजरमेंट में एक चीज होती है कि अगर मैंने इस ट्रायंगल को जूम करके डबल साइज का कर दिया, अब देखिए 5.5 का डबल हो गया 11, 5.5 का डबल हो गया 11, तो 7.8 का भी डबल हुआ 15.6। तो यानी कि जो हर साइड है वो करस्पॉन्डिंगली बढ़ेगी, उसी रेशियो में बढ़ेगी। जैसे आप अपने फोन पे स्क्रीन में कोई पिक्चर होती है, उसका आप उसको जूम करते हैं तो आप उंगलियों से उसको फैलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हर तरफ से बराबर से फैलता है। ऐसा नहीं है कि आंख तो दुगने साइज की होगी, नाक जो है वो उतनी बड़ी रही, ऐसा नहीं होगा। जब पिक्चर बड़ी होगी तो हर चीज उसी रेशियो में बढ़ेगी। तो ये है कि अगर हमने किसी फिगर को उसका शेप चेंज नहीं किया, उसका साइज चेंज कर दिया, शेप वही रखा, साइज चेंज कर दिया, तो ये कहलाता है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल्स की बातें जो है क्लास 10th में होती हैं, तो हम लोग फिलहाल उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेप्थ में जरूर जाएंगे, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में बहुत 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 बार कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज होता है, कॉन्ग्रुएंसी की बातों का यूज होता है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सेम शेप सेम साइज, मतलब शेप भी सेम रहेगा, साइज भी सेम रहेगा। जैसे ये जो फिगर है, अगर मैं इस फिगर को इस फिगर के ऊपर ओवरलैप करूं तो देखिए ये फिगर ने उस वाली फिगर को छुपा लिया, और इसी तरीके से अगर मैं इस फिगर से को यहां लाऊं तो ये फिगर इसको छुपाई दे रही। तो ये एक दूसरे के बराबर है साइज में, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। जो देखिए 3 डेटा यहां लिखे हैं साइज में, वही 3 डेटा यहां लिखे हैं, जो एंगल्स 3 यहां लिखे हैं, तो यानी कि उसी की एक ट्रू कॉपी है। ना साइज में हमने उसको जूम आउट किया, ना जूम इन किया, जो था वैसे ही साइज में लिखा हुआ है उसको। तो ये चीज जो है कहलाती है कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब कि जिसे हम लोग कहते हैं हू बहू, डिटो, बिल्कुल एक ही जैसा, डुप्लीकेट कॉपी। तो ट्रू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम साइज एंड शेप, मीनिंग ऑल ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। अब देखिए कोई दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसका यूज होना ही होना है। 5 बातें हैं, इनके बेसिस पे आप इनमें से कोई सी भी बात लगाएंगे तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एक है एस एस एस, तो कि जब भी एस का आएगा शब्द, मतलब ये साइड का शॉर्ट है, ए का मतलब है एंगल, लास्ट वाले में आर एच एस में आर का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल है, एच का मतलब है हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, और एस तो वही कोई जो बाकी जो दो साइड है इनमें से किसी पर्टिकुलर साइड की बात हो रही है। तो यहां पे क्या है, पहला रूल है एस एस एस, इसका मतलब है साइड साइड साइड। देखिए हम एक एक रूल को जल्दी से समझा दें। एस 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 रूल में क्या कहा जाता है कि दो ट्रायंगल्स हैं, पहले ट्रायंगल की 3 साइड के जो मेजरमेंट है, दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के भी एग्जैक्टली वही मेजरमेंट है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ all the 3 sides of a triangle are equal to the corresponding 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are said to be congruent by SSS rule. अब यहां पे एक वर्ड आया corresponding side। अब corresponding side का क्या मतलब है, जैसे पहले ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड दूसरे ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइज जो भी साइड होगी उससे करस्पॉन्ड करेगी, ऐसे ही जो उसकी स्मॉलेस्ट साइड दूसरे ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट, या जो कि मीडियम मेजरमेंट की उसको मीडियम से, या फिर कह लीजिए एंगल के रेस्पेक्ट में, या तो हम लोग साइड के रेस्पेक्ट में बात करें या फिर एंगल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट है तो वही मेजरमेंट तो साइड्स में होगा ही होगा। या फिर एंगल की बात करें, तीनों एंगल जो इसमें दिखेंगे वही 3 एंगल वहां दिखेंगे। तो जैसे इसमें किसी जगह पे 45 डिग्री लिखा है, उसके सामने 3 सेंटीमीटर है, तो अब देखिए दूसरे ट्रायंगल में भी 45 डिग्री एंगल होगा, उसके सामने 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड होगी कि वहां पे 45 के सामने वाली साइड, तो यहां भी 45 के सामने वाली साइड। तो इस तरीके से ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें मिल जाएंगी। अभी हम लोग जब आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें और क्लियर होगी बात। तो यहां पर जो था ये आपका एसएसएस रूल हो गया। इसके बाद आती है बात, देखिए इसमें जैसे ये 2 ट्रायंगल्स हैं, एक एसी साइड यहां पे पीआर साइड के बराबर है, यहां पे रेड कलर से मार्क किया, यहां भी रेड से सिंगल कट, यहां भी सिंगल कट, डबल कट, ब्लू ब्लू, ग्रीन के 3, ग्रीन के 3। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो 3 मेजरमेंट इस ट्रायंगल के हैं वही 3 मेजरमेंट यहां पर भी है। अब बात ये आ रही कौन किस को करस्पॉन्ड कर रहा है, सबसे पहले वर्टिसेस को करस्पॉन्ड किया कीजिए। यहां पर आप देखिए कि ये जो सिंगल कट है ये बी के सामने है, यहां सिंगल कट क्यू के सामने है,
तो यानी कि बी का करस्पॉन्डेंस क्यू के साथ में होगा, तो क्यू और बी करस्पॉन्डेंस, ये जो है करस्पॉन्डेंस का निशान है। इसी तरीके से आप देखिए ए के सामने डबल कट है, तो यहां पे डबल कट पी के सामने है, तो ए वर्टेक्स और पी वर्टेक्स ये आपस में करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। इसी तरह से आर का करस्पॉन्डेंस सी के साथ में है, तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं। और फिर इस वर्टेक्स के सामने की साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाएंगे। जैसे ए के सामने बीसी या सीबी साइड है, तो यहां पर जो पी के सामने, जो डबल कट के सामने ए था, तो यहां डबल कट के सामने पी है, तो ये ए और पी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, तो इनके सामने की साइड सीबी, इनके सामने की साइड आर क्यू, ये दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए कि यहाँ पे पी क्यू ए बी के बराबर है, क्यू आर बी सी के बराबर है, आर पी सी ए के बराबर है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स एस 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 रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक चीज है जो बहुत हम लोग यूज करते हैं, एक शब्द है शॉर्ट में लिखते हैं कि बाय CPCT, CPCT, ये क्या चीज है? देखिए CPCT मतलब ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। ये इस्तेमाल होगा सवालों को करते समय। फिर आइए दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं, SAS। एस का मतलब साइड, यहां भी साइड, और ये इन दोनों के बीच में ए लिखा है, तो यानी कि अगर पहले ट्रायंगल की दो साइड्स दूसरे ट्रायंगल की दो साइड्स के बराबर है, और इन दो साइड जिनको हमने यहां से उससे कंपेयर कराया था, इनके बीच में जितना एंगल बन रहा है उधर भी उतने मेजरमेंट की जो दो साइड्स हैं उनके बीच में भी उतना ही एंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल्स SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो SAS में यहाँ पे ए बीच में आया तो एंगल भी बीच में ही लिया जाएगा। इफ एनी टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ another triangle, then the two triangles are said to be congruent by SAS rule। जैसे यहां पर आप देखिए कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसकी ये वाली साइड सिंगल कट, यहां पे सिंगल कट, इसके पड़ोस में ये वाली साइड पर डबल कट, तो देखिए इसकी जो दो साइड्स इसकी दो साइड से बराबर हैं, और इनके बीच में जो एंगल है वो इनके बीच में एंगल के बराबर है। तो SAS रूल में पहले ट्रायंगल की दो साइड्स का मेजरमेंट हम दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के मेजरमेंट के बराबर दिखाते हैं, और इसके अलावा उन दोनों के बीच में जो एंगल्स हैं वो भी बराबर दिखाते हैं। क्योंकि देखिए जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनफैक्ट इसकी तीसरी साइड इसकी तीसरी साइड के बराबर होगी, इसके बाकी दो एंगल उसके बाकी दो एंगल्स के बराबर होंगे। लेकिन तीन साइड और तीन एंगल मतलब 6 बातें हो गई। हम 6 बातों को प्रूव नहीं करते, हम केवल 3 बातों से ही पता कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। बाकी 3 की इंफॉर्मेशन हमें नहीं भी मिली है तब भी हम बता देते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो एक तो था सिर्फ साइड्स के बेसिस पे बता दिया, SSS रूल में एंगल से मतलब ही नहीं था। यहाँ पे क्या था कि दो साइड्स इक्वल हैं, तीसरी साइड के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो दो साइड है उनके बीच के एंगल भी बराबर हैं। इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है उस ट्रायंगल में भी उन इक्वल साइड्स के बीच में वही एंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल्स इतने बात के बेसिस पे ही कॉन्ग्रुएंट कहे जा सकते हैं। इसके बाद है ASA। देखिए ASA में क्या है, एंगल के बीच की साइड की बात हो रही है। यहाँ पे दो एंगल्स, पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है, और जिन दो एंगल्स की बात हो रही है उनको कनेक्ट करने वाली साइड का मेजरमेंट जितना है दूसरे ट्रायंगल में भी उन्हीं एंगल्स को कनेक्ट करने वाली साइड का मेजरमेंट भी उतना ही है। अगर ऐसा होगा तो ये ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। जैसे कि यहां पर आप देखिए इस ट्रायंगल के ये दो एंगल इस ट्रायंगल के ये दो एंगल के बराबर है। यहाँ पे इन्होंने पर्पल पर्पल रेड रेड, और ये इनके बीच में इन दोनों एंगल्स को जिनको ज्वाइन मतलब जिनके बारे में बताया गया कि एंगल Q एंगल B के बराबर है, एंगल R एंगल C के बराबर है, इन्हीं को ज्वाइन करने वाली साइड्स आपस में बराबर है। तो चूंकि ये दो एंगल्स के बीच में साइड आ गई है तो यहाँ पे हम एंगल के बीच में साइड लिख रहे हैं, तो ये ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद है एक रूल AAS। AAS में आप देखिए दो एंगल तो हैं, लेकिन अभी क्या था, अभी ASA था, ये S बीच में था, इसमें आपने देखा S बीच में लिखा था, यहाँ पे S बीच में नहीं लिखा है। यहां बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें गलती हो जाती है। इस ट्रायंगल के पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से मैच आपने करा दिए, बट उन एंगल्स को ज्वाइन करने वाली साइड की बात नहीं कर रहे हैं, उसका हमें दिया नहीं मेजरमेंट, तो बाकी दो तो बची। वो जो दो साइड्स बची हैं उनमें से कोई एक साइड उसकी करस्पॉन्डिंग साइड से मैच करे। मतलब ये
कहने का हमारा, जैसे कि आप यहां पर देखिए कि ये ट्रायंगल के दो एंगल इसके दो एंगल से मैच कर रहे हैं। यहां सिंगल कट बी, सिंगल कट ई, डबल कट सी, डबल कट एफ। अब आप देखिए यहां पे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, लेकिन ये साइड्स करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कैसे? ये सिंगल कट एंगल के सामने की है, तो यहां भी ये वाली साइड सिंगल कट एंगल के सामने की है, तो ये साइड इसके करस्पॉन्डेंस में है। मतलब उसको ऐसे पहचानिए कि किस एंगल के सामने है। अगर यहां पर मान लो कि ये एंगल है अल्फा, तो ये अल्फा के सामने है, तो ये एंगल यहां भी अल्फा है, तो अल्फा के सामने। तो अगर ये बीटा है, ये बीटा, तो अल्फा के सामने वाले एंगल के मतलब अल्फा के सामने वाली साइड बीटा के सामने वाली साइड से मैच नहीं कराएंगे। तो यहां पे क्या है कि अगर इस एंगल को हम अल्फा, इसको बीटा कह रहे हैं, तो ये एंगल अल्फा हो गया। जैसे इस एंगल को अल्फा, इसको बीटा, तो यहां पे ये एंगल अल्फा है, ये बीटा। तो अल्फा के सामने ये सिंगल कट है, तो यहां भी अल्फा के सामने सिंगल कट, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये जो इसमें एस आ रहा है, इस एस का मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड। ये ध्यान रखिएगा, करस्पॉन्डिंग साइड होने पर ही ये रूल एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आ रही है बात RHS, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ इक्वल है और एक करस्पॉन्डिंग साइड उनकी मैच कर रही हो। तो यहाँ पे फिर भी कहूंगा एस का मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड, आर का मतलब है राइट एंगल। तो अब ये अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल हैं, दोनों के हाइपोटेन्यूज की लेंथ बराबर है, और इसके अलावा उनका जो दो साइड्स बची हैं उनमें से कोई साइड दूसरी साइड से करस्पॉन्डिंगली मैच कर रही है, तो ये RHS रूल कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ फिगर में आपको दिखा रहे हैं, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखिए, ये भी राइट एंगल है, वो भी राइट एंगल है, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ है सेम, इक्वल लेंथ है, तो सिंगल जो भी निशान बनाइए सिंगल कट का, तो वहां भी सिंगल कट का। अब आप ये देखिए कि इसकी ये वाली साइड इसकी एक साइड से बराबर है, तो चूंकि अब ये दो साइड है तो कोई सी भी करस्पॉन्डिंग में, अब यहां पर क्या है कि ये जो एंगल है ये 90 के सामने, तो यहाँ पे तो ये इसके साथ में मतलब जो थर्ड साइड है, कोई भी एक थर्ड साइड मैच करा दीजिए, तो ये RHS रूल से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। तो कॉन्ग्रुएंसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जल्दी से समझिए, ये कुछ फिगर्स आपके सामने बनी हुई है और ये कुछ 7 नाम मैंने यहां पे लिख रखे हैं। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो हैं उनसे मैं ये पूछता हूं कि ये बताइए कि ये जो फिगर्स हैं इनमें से कौन सी फिगर क्वाड्रिलेटरल है, कौन सी फिगर पैरेललोग्राम है, कौन सी फिगर रेक्टेंगल है, कौन सी रोम्बस है, कौन सी स्क्वायर है, कौन सी ट्रेपेजियम, कौन सी काइट। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि 7 फिगर बनी हैं और 7 नाम लिखे हैं, तो सर ने एक एक नाम एक एक फिगर के लिए लिखा होगा, तो वो सोचते हैं कि सर ये तो स्क्वायर हो गया, ये रोम्बस हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये काइट हो गई, ये ट्रेपेजियम हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया और ये जनरल क्वाड्रिलेटरल हो गया। मगर भैया ऐसा नहीं है। तो पहले तो ये समझिए कि ये जो नाम है इसका मतलब क्या है, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से क्लोज्ड हो, 4 लाइन सेगमेंट्स के द्वारा क्लोज्ड फिगर। जैसे कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड पॉलीगन हैविंग 4 एजेस, साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स एंड वर्टिसेस। The word is derived from the Latin word quadri, which is a variant of 4 and latus means side. मैं भी आपको बताया भी था मैंने। तो अब देखिए इस फिगर में 4 साइड्स हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल हुआ। देखिए जो मेन डेफिनेशन उस पर आई है, उसने कहा 4 साइड की फिगर होनी चाहिए, बस 4 साइड होनी चाहिए उसके अंदर, क्लोज फिगर हो, पॉलीगन हो 4 साइड का, उसे क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये सारी फिगर्स क्वाड्रिलेटरल, इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4, सभी में 4-4 हैं, तो ये सारी की सारी फिगर्स क्वाड्रिलेटरल हैं। अब वो बात अलग है कि कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनका एक स्पेशल नाम होता चला जाएगा। इसके बाद अगली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि पैरेललोग्राम किसको कहते हैं। तो देखिए बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भैया इसमें केवल ये वाली फिगर को वो पैरेललोग्राम मानते हैं, बाकियों को कहते हैं सर ये तो स्क्वायर है, इसका नाम तो स्क्वायर है, इसका रोम्बस है, केवल यही वाली पैरेललोग्राम है। मगर ऐसा नहीं है, अभी समझिए पैरेललोग्राम किसको कहेंगे। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो 5 क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं, उन 5 क्राइटेरिया में से कोई सा भी क्राइटेरिया उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो मैंने क्या कहा, जैसे ये फिगर ABCD है, एक पैरेललोग्राम है कि नहीं, इसके लिए क्या होगा, चलो ठीक है ये क्वाड्रिलेटरल तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, 4 साइड की फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल तो हुआ।
तो अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम if any one of the following 5 criteria is fulfilled. क्राइटेरिया का प्लूरल क्राइटेरिया। देखिए पहला क्या है, अपोजिट पेयर्स जो साइड्स के हैं वो आपस में पैरेलल हो, ए बी साइड डीसी साइड के पैरेलल हो, साथ ही साथ एडी साइड डीसी साइड के पैरेलल हो। अगर ऐसा होगा तो हम इसको पैरेललोग्राम कह देंगे। जो मैंने आगे अलग अलग करके बताया, देखिए ये क्राइटेरिया 1 क्या, ये साइड इसके पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल हो, बस इतना सुनते ही आप कह दीजिएगा कि ये फिगर पैरेललोग्राम है। तो ABCD इज ए पैरेललोग्राम इफ AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल। तो या तो पहला क्राइटेरिया क्या, केवल सिर्फ अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं वो पैरेलल लाइंस के हैं, ये पेयर आपस में पैरेलल, ये पेयर आपस में पैरेलल, बाकी कुछ भी मतलब नहीं, हमें कोई साइड के मेजरमेंट से मतलब नहीं, इतने से ही पैरेललोग्राम साबित हो जाएगा। इसी तरीके से हम पैरेलल की जगह इक्वालिटी की बात करें, ये साइड का मेजरमेंट इसके मेजरमेंट के बराबर है, इसका मेजरमेंट इसके मेजरमेंट के बराबर है, तो भी ये फिगर पैरेललोग्राम हो जाएगी। अपोजिट जो साइड्स हैं उनका पेयर मेजरमेंट में बराबर हो। हमने यहाँ पे पिछले बार क्या किया था, पैरेलल पैरेलल पे किया, ये पैरेलल हो ये पैरेलल हो आपस में, तो फिगर को पैरेललोग्राम कह दिया। यहाँ पे ये अपोजिट साइड्स के मेजरमेंट बराबर हो, इसका मेजरमेंट इसके बराबर, इसका इसके बराबर, तो भी फिगर को पैरेललोग्राम कहा जाएगा। इसके बाद तीसरा क्राइटेरिया यह है कि आप कोई एक पेयर पकड़ लीजिए, केवल एक पेयर, जैसे हमने ये वाला पेयर ले लिया, ये इसकी बातें नहीं कर रहे, ये पेयर आपस में पैरेलल और आपस में इक्वल हो, तो भी इस बेसिस पे भी हम इस फिगर को पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC एंड AB इज इक्वल टू DC। इन दिस वे वी कैन से ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसके बाद यही बात हम दूसरे पेयर पे लगा सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। और एक पांचवा और आखिरी क्राइटेरिया इसमें यह है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, मतलब ये डायगोनल इस वाले के दो टुकड़े कर रहा है बराबर बराबर, और ये डायगोनल इसके बराबर बराबर दो टुकड़े कर रहा है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इनके डायगोनल्स का जो मिडिल पॉइंट है वो ओवरलैप करे, जो इसका मिडिल पॉइंट है AC का मिडिल पॉइंट और BD का मिडिल पॉइंट एक ही जगह पर हो, ओवरलैप करे, तो भी हम कह देंगे कि ये दोनों, ये फिगर जो है वो पैरेललोग्राम है, कि डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ये क्राइटेरिया है। इस बेसिस पे तो अब आप देखिए, जब हमको ये कहता है कि एक फिगर पैरेललोग्राम है तो हमें बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन बता देता है। क्या, जैसे उसने बोला ABCD पैरेललोग्राम, तो क्या क्या समझेंगे हम, ये इसके पैरेलल है, ये इसके इक्वल है, मतलब AB DC के पैरेलल है, AB DC के बराबर है, AD BC के पैरेलल है, AD BC के बराबर है, ये हो गया। इसके अलावा डायगोनल्स टू की बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है ये इसके बराबर है, मतलब AO OC के बराबर है और OD OB के बराबर है, ये जाना। इसके अलावा पैरेललोग्राम में अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल D एंगल B के बराबर होगा। इसके अलावा ये जो पड़ोसी एंगल्स हैं, एंगल D एंगल C, इनका सम 180 डिग्री होगा, एंगल C एंगल B का सम 180 डिग्री होगा, एंगल B एंगल A का सम 180 डिग्री होगा, एंगल A एंगल D का सम 180 डिग्री होगा। तो ये 12 तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं अगर वो सिर्फ इतना बोलता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतना सुनते ही आपके दिमाग में ये 12 बातें आ जाना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज कि रेक्टेंगल क्या है। देखिए यहां ध्यान से समझिएगा, रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन है वो केवल यही है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके हर वर्टेक्स पे राइट एंगल हो, जिसके हर वर्टेक्स पे राइट एंगल हो, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। आप कहें नहीं सर, हमने तो सुना था कि सामने सामने की साइड बराबर होती हैं और राइट एंगल होता है, पड़ोसी साइड बराबर नहीं होती हैं। मतलब ये वाली फिगर में ये पड़ोसी साइड बराबर नहीं है, सामने सामने बराबर है, ये सामने सामने बराबर है, पड़ोसी साइड बराबर ना हो, तो भैया ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है वो केवल इतनी ही है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स पे राइट एंगल हो। हाँ, अब एक ये बात है कि अगर पड़ोसी साइड बराबर हो जाएंगी तो ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई, तो वो उसका एक स्पेशल केस हो गया जिसको हम लोग प्यार से स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए केवल
कोनों पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री होना चाहिए। उस हिसाब से ये फिगर भी रेक्टेंगल है, ये फिगर भी रेक्टेंगल है। ये जनरल रेक्टेंगल है, ये स्पेशल रेक्टेंगल है। इसमें क्या है कि पड़ोसी साइड बराबर नहीं है, इसमें पड़ोसी साइड भी बराबर है। ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन ओबे कर रहा है। तो रेक्टेंगल, तो याद रखिएगा कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। तो ये रेक्टेंगल के परिवार में ये स्पेशल बंदा है जिसको स्क्वायर बोलते हैं। अगली चीज आ रही है रोम्बस क्या होता है। देखिए, रोम्बस जो होता है 4 साइड की फिगर है जिसकी चारों साइड आपस में बराबर हो। एक 4 साइड की फिगर जिसकी चारों साइड आपस में बराबर हो उसको बोलेंगे रोम्बस। तो जैसे यहां पर आप ये देखिए, इस फिगर में चारों साइड बराबर है। तो यहां पे ये था कि जो रोम्बस के लिए बोला मैंने कि चारों साइड्स बराबर होने चाहिए। अब चारों साइड बराबर तो इस फिगर में भी हैं, इस फिगर में भी हैं। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो स्क्वायर है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स अनइक्वल होता है। फिर आपसे कहूंगा कि रोम्बस की जो डेफिनेशन है केवल इतनी है कि उसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होना चाहिए। अब यहां पे क्या है कि ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई कि चारों साइड तो बराबर हैं, हर वर्टेक्स में 90 डिग्री भी है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई, तो ये एक स्पेशल रोम्बस हो गया। तो स्क्वायर जो है वो रोम्बस भी होता है, स्क्वायर रोम्बस है क्योंकि रोम्बस के लिए जितनी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो फुलफिल कर रहा है। तो ये फिगर भी रोम्बस है और ये फिगर भी रोम्बस है यहां पे। इसके बाद आ रही है बात कि ट्रेपेजियम क्या होता है। ट्रेपेजियम जो होता है, आमतौर पे बच्चों के दिमाग में ये वाली फिगर रहती है कि इसको बोला जाता है ट्रेपेजियम। हम भी बहुत साल यही बोलते रहे। ट्रेपेजियम में क्या है कि जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का, वो जो अपोजिट साइड का एक पेयर है पैरेलल लाइंस का, अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अब एडजेसेंट साइड तो पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि वो तो इंटरसेक्ट कर रही होती है, वर्टेक्स बनता है। तो अपोजिट साइड ही पैरेलल, तो एक पेयर पैरेलल का हो। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये साइड इसके पैरेलल होगी और ये वाली हमेशा इसके नॉन पैरेलल होगी। दूसरी पेयर के बारे में कुछ बोला ही नहीं, यहां ये नहीं लिखा डेफिनेशन में कि ओनली वन पेयर इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। अब देखिए, जैसे ही एक पेयर पैरेलल हुआ, आपने ये टैग उसको दे दिया कि तुम ट्रेपेजियम हो। अब सेकंड पेयर भी पैरेलल हो जाए तो फिर हम लोग उसको पैरेललोग्राम कह देते हैं। तो यहां पे क्या है कि जैसे एनसीईआरटी की क्लास 8th की किताब है, उसमें ये सब लिखा है, कौन, ये ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसमें एक सवाल है, इसमें सवाल दिया हुआ है कि ट्रेपेजियम को लेके, हाँ, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं वो सारे के सारे ट्रेपेजियम होते हैं। इसका जो आंसर दिया है उस आंसर में दिया है इसके बारे में कि ये सही है, यानी कि पैरेललोग्राम जितने भी हैं वो ट्रेपेजियम हैं। यानी कि अब आप कहें सर उसमें तो 2 पेयर पैरेलल्स के हैं, बिल्कुल। तो जिसमें एक पेयर पैरेलल का होते ही आपने उसको ये नाम दे दिया। अब कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन आई तो हमने उसको फिर एक और नाम दिया। यानी कि पैरेललोग्राम में क्या था कि पहले हमने जो ए बी साइड है उसको डीसी से कंपेयर किया कि क्या वो आपस में पैरेलल है। जैसे आपने कहा यस पैरेलल है, इतना सुनते ही आपने इसको एक नाम दे दिया कि ये फिगर को हम ट्रेपेजियम कह देंगे क्योंकि इसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का है। फिर जब सेकंड पेयर को देखा तो वो भी पैरेलल था, तो हमने फिर इस फिगर को बोला पैरेललोग्राम। लेकिन अगर वो पैरेलल ना होता तो भी ये केस बनता, तो इस फिगर को पैरेललोग्राम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये फिगर को ट्रेपेजियम कहेंगे। तो ये फिगर भी ट्रेपेजियम है, ये फिगर भी ट्रेपेजियम। आपको पता है कि ये फिगर्स भी ट्रेपेजियम हैं। बड़ा अजीब लगेगा सुन के कि ये फिगर्स भी ट्रेपेजियम है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट आप अगर नेट पे जाके सर्च करेंगे, एनसीईआरटी को इंडिया में सबसे ज्यादा वैलिड बुक माना जाता है इसके कंसेप्ट्स को, तो वहां उसके हिसाब से चलें तो केवल इतना है कि 4 साइड की वो फिगर जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का हो। अब ये नहीं कह रहा कि दूसरा वाला नहीं हो, दूसरा वाला हो जाए तो भी, दूसरा वाला नहीं हो तो भी वो फिगर को ट्रेपेजियम कहेंगे। चलिए, इसके बाद
ट्रेपेजियम, लेकिन जब बात करेगा ट्रेपेजियम की तो हम लोग नॉर्मली इस फिगर को ट्रेपेजियम के तौर पे उठाएंगे, क्योंकि इन फिगर्स के अपने अपने नाम हैं और वो जब वो नाम लिखे जाते हैं तो स्पेसिफिक सेंस में लिया जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि रेक्टेंगल बनाओ तो हम लोग ये बनाएंगे। अब ऐसे तो ये भी रेक्टेंगल है, मगर हम इसको बनाएंगे क्योंकि ये ज्यादा जो कुछ भी फॉलो कर रहा है वो जो मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है, ये एक्स्ट्रा कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो जब आपसे कहता है कि रेक्टेंगल, तो यानी कि मिनिमम कंडीशंस को फॉलो करने वाला रेक्टेंगल, मतलब बताइए रेक्टेंगल, तो मिनिमम कंडीशंस को फॉलो करने वाला रेक्टेंगल ये है। चलिए, इसके बाद आती है बात काइट क्या होता है। अब देखिए, मैथ्स में जो फिगर्स में काइट जो है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक वर्टेक्स से दो इक्वल साइड निकलेंगी जो आपस में बराबर होंगी, और उसके सामने वाले वर्टेक्स से दो साइड निकलेंगी वो आपस में बराबर होंगी। जैसे कि ये देखिए, इसमें ये फिगर, इस वर्टेक्स से ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं और इसके सामने वाले वर्टेक्स से ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो इस फिगर को हम लोग बोलेंगे काइट। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए कि क्या ये फिगर भी काइट है? यस, क्योंकि इस वर्टेक्स से जो दो साइड निकली हैं वो आपस में कंपेयर की जाएंगी, क्या वो आपस में बराबर हैं? तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसके सामने वाले वर्टेक्स से जो दो साइड निकली हैं वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तो वो आपस में बराबर हैं। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर की बात कर लें, हर साइड अगर 5 सेंटीमीटर है तो इस वर्टेक्स से जो दो साइड निकली हैं कि क्या वो आपस में बराबर हैं? तो हमारा जवाब है यस, 5 सामने वाले वर्टेक्स से जो दो साइड निकली क्या वो आपस में बराबर हैं? तो वो आपस में बराबर। तो ये बात अलग है कि ये पेयर और वो पेयर इक्वल हैं, यहां पे ये पेयर की लेंथ इस पेयर की लेंथ के बराबर नहीं है, बट एक वर्टेक्स से जो दो साइड निकले आपस में बराबर हो, सामने वाले वर्टेक्स से जो दो साइड निकले वो आपस में बराबर हो, ये आपस में बराबर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो भी चलेगा। इस फिगर को हम लोग काइट कह रहे हैं। तो ये भी काइट है, ये काइट नहीं है क्योंकि ये दोनों इस वर्टेक्स से ये जो दो साइड निकली आपस में बराबर नहीं है, ये जो दो साइड निकली आपस में बराबर नहीं है, तो ये नहीं है, ये है, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो ये फिगर भी काइट है, ये फिगर भी काइट है और ये फिगर भी काइट है। ये नहीं है, ये दोनों पड़ोसी बराबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब आपके कुछ सवाल जब करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम के तो उसमें एक जगह पे काइट को लेकर सवाल आएगा। देखिए, जब जैसे वो कहता है कि ये फिगर काइट है, तो हमें काइट सुनने के बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो काइट के ऊपर लगती हैं वो ध्यान रखनी है। काइट में क्या होता है, जो उसके दो डायगोनल्स होते हैं उसमें जो लंबा वाला डायगोनल होता है, अगर ये पेयर आपस में बराबर है, ये आपस में, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं, ये पेयर मान लो 10-10 सेंटीमीटर है और वो 5-5 सेंटीमीटर है, तो 10-5 थोड़ी बराबर है। तो ऐसे में क्या होगा, एक डायगोनल लंबा बनेगा, एक डायगोनल स्मॉलर होगा। तो जो लंबा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, ये प्रॉपर्टी वहां पे लगती है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम देखते हैं कि स्क्वायर क्या चीज है। तो स्क्वायर के बारे में आपने देखा था क्या, कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो चारों वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल हो और चारों साइड्स का मेजरमेंट भी बराबर हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग स्क्वायर कहेंगे। जैसे कि यहां पर आप देखिए, इन फिगर्स में केवल यही है जो चारों वर्टेक्स पे 90 डिग्री है और चारों साइड आपस में बराबर है। यहाँ चारों वर्टेक्स में 90 डिग्री तो है मगर सारी साइड्स इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है, बाकी में तो 90 डिग्री है ही नहीं। तो स्क्वायर केवल एक ही फिगर है इसमें। अच्छा, अब देखेंगे जरा हम कि ये जो फिगर एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं, इनमें से ये कौन सा नाम इसके ऊपर सूट करेगा। ये फिगर, क्या ये फिगर क्वाड्रिलेटरल है? तो चार साइड्स होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल माने जिसमें चार साइड हो, ठीक है, इसमें चार साइड्स हैं, यस क्वाड्रिलेटरल है। क्या ये फिगर पैरेललोग्राम है? बिल्कुल है, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के 5 क्राइटेरिया थे, उसमें से पहला क्राइटेरिया ही ले लो, ये इसके पैरेलल है, ये जो आपको तीर का निशान दिख रहा है, और ये इसके पैरेलल है, उस बेसिस पे ये फिगर पैरेललोग्राम कहलाएगी। क्या ये फिगर रेक्टेंगल है? रेक्टेंगल होने के लिए चारों वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, ये 90 डिग्री एंगल तो नहीं दिख रहा, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, तो ये फिगर रेक्टेंगल तो नहीं है भाई। क्या ये फिगर रोम्बस है? रोम्बस में सारी साइड्स का मेजरमेंट बराबर होना चाहिए, इनके मेजरमेंट तो बराबर नहीं लग रहे, ये रोम्बस नहीं है। क्या ये स्क्वायर है? स्क्वायर तो रेक्टेंगल का स्पेशल केस होता है, हर वर्टेक्स में 90 डिग्री होना चाहिए, हर साइड बराबर होना चाहिए। क्या ये फिगर ट्रेपेजियम है? यस, ट्रेपेजियम है।
क्योंकि एक पेयर पैरेलल का दिख गया तो बस फौरन बिना दूसरे पेयर को जाने हुए ना दूसरे पेयर के बारे में बात ही नहीं करना हमने, एक पेयर पैरेलल का हो गया तुरंत उसको ये ट्रॉफी दे दीजिए कि चलो भाई तुम्हारा एक पेयर पैरेलल है, तुम आज से ट्रेपेजियम हो। हाँ, दूसरा पेयर भी पैरेलल का होगा तो हम उसको एक और नाम देंगे, स्पेशल नाम, वो होगा पैरेललोग्राम। तो ये फिगर ट्रेपेजियम है। आप यहां से कंफ्यूजन होता है, बच्चे कहते नहीं सर उसमें तो ये साइड्स वो जो है नॉन पैरेलल होना चाहिए, जनरल केस है, वो जनरल केस है, ये स्पेशल केस है ट्रेपेजियम का। फिर है कि क्या ये काइट है? नो, इस वर्टेक्स से जो दो साइड निकली आपस में बराबर नहीं है, इस वर्टेक्स से भी जो पड़ोसी साइड है बराबर नहीं है, किसी जगह भी नहीं हो रहा, तो ये काइट भी नहीं है। तो ये जो फिगर है ये केवल पैरेललोग्राम ही नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल भी है और ये फिगर ट्रेपेजियम भी है। छोटी छोटी बातें इन्हीं के ऊपर एंट्रेंस एग्जाम वाले सवाल बनाते हैं। चलो जी, अब इस फिगर को क्या नाम दो? तो चार साइड है, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। यस। पैरेललोग्राम ना भाई, इसका डायगोनल का मिडिल पॉइंट यहां कहीं आएगा, इसके डायगोनल का मिडिल पॉइंट यहां कहीं आएगा, ओवरलैप नहीं करेगा, या अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होना चाहिए। भाई ये और ये पैरेलल तो नहीं है, ये और ये पैरेलल नहीं है, तो पैरेललोग्राम तो नहीं है। क्या ये रेक्टेंगल है? नो, हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री होना चाहिए। रोम्बस है? नो, चारों साइड बराबर होना चाहिए। स्क्वायर है? नो, चारों वर्टेक्स पे 90 के अलावा साइड्स। क्या ये ट्रेपेजियम है? नो। क्या ये काइट है? नो। इनमें से तो केवल क्वाड्रिलेटरल ही है, जनरल क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ये फिगर की बात करें, क्वाड्रिलेटरल यस, पैरेललोग्राम नो। पैरेललोग्राम होने के लिए इसके डायगोनल का मिडिल पॉइंट यहां आएगा, इस डायगोनल का मिडिल पॉइंट करीब यहां आएगा, अलग जगह पे आया। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल्स के मिडिल पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं। रेक्टेंगल के लिए चारों वर्टेक्स पे 90 डिग्री होना चाहिए, वो भी नहीं है। रोम्बस के लिए चारों साइड बराबर होना चाहिए, स्क्वायर के लिए भी चारों साइड बराबर होना चाहिए। ट्रेपेजियम भी नहीं है क्योंकि एक भी पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल का नहीं है। काइट तो है ही, काइट की कंडीशन पूरी हो रही है यहाँ पे कि एक वर्टेक्स से जो दो साइड निकली ये आपस में बराबर है, और इसके सामने वाले वर्टेक्स से जो दो साइड निकली हैं वो आपस में बराबर है। तो ये क्वाड्रिलेटरल एंड काइट नाम इस पे सूट कर रहा है। ये फिगर जो आपको दिख रही है क्वाड्रिलेटरल है, यस। पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि उसमें दोनों पेयर्स पैरेलल का होना चाहिए, एक पेयर पैरेलल का होने से पैरेललोग्राम नहीं बन जाएगा। रेक्टेंगल नो, 90 डिग्री की बात नहीं है। रोम्बस नो, चारों साइड बराबर होना चाहिए। स्क्वायर, जब रेक्टेंगल नहीं है तो स्क्वायर कहां से हो गया? क्योंकि स्क्वायर इज ए स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। तो यानी कि आप कह सकते हैं रेक्टेंगल और रोम्बस का जो कॉमन केस है, क्योंकि स्क्वायर चारों वर्टेक्स में 90 डिग्री होता है तो रोम्बस उसकी रेक्टेंगल की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं तो रोम्बस की कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो रोम्बस के लिए केवल एक ही शर्त है, चारों साइड बराबर हो, बाकी और कुछ नहीं है। आप कहेंगे सर उसमें डायगोनल्स अनइक्वल होते थे या डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते थे, वो सब सेकेंडरी बातें हैं। जो प्राइमरी बेसिक कंडीशन है वो केवल यही है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो, बस इतना हो रहा है तो बस आप उसको रोम्बस कह देंगे। तो स्क्वायर भी रोम्बस है बिकॉज स्क्वायर रोम्बस की कंडीशन को मान रहा है। क्या ये फिगर ट्रेपेजियम है? एक पेयर पैरेलल का है तो ट्रेपेजियम है, काइट नहीं है। ये काइट की अपनी अलग कहानी है। ये फिगर जो आपको दिख रही है क्वाड्रिलेटरल है, यस, चार साइड की फिगर है। पैरेललोग्राम है क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम तो है। रेक्टेंगल यस, क्योंकि रेक्टेंगल होता था जिसके हर कोने पे 90 डिग्री एंगल हो, देखिए हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री है। क्या ये रोम्बस है? नो, चारों साइड बराबर होना चाहिए। ये साइड डबल कट से डिनोट की है, सिंगल कट से डिनोट की है, तो आपस में इक्वल नहीं है। स्क्वायर, स्क्वायर के लिए सारी साइड बराबर होने चाहिए। क्या ये फिगर ट्रेपेजियम है? यस, एक पेयर पैरेलल का होना चाहिए है। सेकंड वाले को हमें सोचना ही नहीं है। ट्रेपेजियम के लिए केवल एक पेयर पैरेलल का हो जाए तो ट्रेपेजियम बोल देंगे, दूसरा हो गया तो भी, नहीं हो गया तो भी वो फिगर को ट्रेपेजियम कहेंगे। दूसरा अगर हो जाएगा तो उस ट्रेपेजियम को प्यार से पैरेललोग्राम कह देंगे। क्या ये काइट है? ना बाबा, दोनों अलग अलग लेंथ है, किसी वर्टेक्स पे भी सेम नहीं है। ये फिगर जो आपको दिख रही है चार साइड की है, यस, क्वाड्रिलेटरल। ये इसके पैरेलल, ये इसके इक्वल, पैरेललोग्राम हो गया। रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री होना चाहिए। रोम्बस है, रोम्बस में चारों साइड के मेजरमेंट बराबर होने चाहिए। सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट हर जगह बनाया तो ये रोम्बस है। क्या ये स्क्वायर है? स्क्वायर के लिए हर जगह 90 डिग्री होना चाहिए।
क्या ये फिगर को ट्रेपेजियम कह सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स ट्रेपेजियम कह सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत पहले एक्सप्लोरिंग द मिथ्स के ऊपर इसी तरह का वीडियो बनाया था क्वाड्रिलेटरल्स को लेके, और मैंने वहां पे जब उसको ट्रेपेजियम की बात की थी तो मैंने ये कहा था कि ये क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होगा और एक नॉन पैरेलल का होगा, मैंने वहां पे उसमें कंडीशन डाल दी। जबकि नेट पे ऐसा बहुत लोगों ने कहा है कि एक पेयर पैरेलल का है, एक नॉन पैरेलल का है, लेकिन मैंने काफी इसके ऊपर जब ढूंढा, इसके ऊपर बात देखी, तो मैंने देखा मैक्सिमम जो अच्छे साइड्स हैं उसके ऊपर जो वहां पे यही लिख के मिला कि हमको एक पेयर पैरेलल होते ही उसका नाम रख देना है तो ट्रेपेजियम। सेकंड पेयर पैरेलल हो ना हो, अगर हो जाएगा तो पैरेललोग्राम कह देंगे, लेकिन अगर एक पेयर पैरेलल का मौजूद है तो उसमें हमें दिख गया तो फौरन ये नाम दे देंगे। तो उस हिसाब से ये पेयर पैरेलल का दिखते ही आपने इसको ट्रेपेजियम कह दिया। अब बात आ जाओ कि क्या ये फिगर काइट है? तो इस वर्टेक्स से ये दो साइड निकली हैं, क्या वो आपस में बराबर हैं? यस। सामने वाले वर्टेक्स से जो दो साइड निकली हैं, क्या वो आपस में बराबर हैं? यस। अगर मान लो 5-5 सभी हैं, 5-5 सेंटीमीटर हैं, हम इस वर्टेक्स से निकलने वाली दो साइड को आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों आपस में बराबर हैं 5-5। यस। सामने वाले वर्टेक्स से जो दो निकली वो आपस में बराबर हैं कि नहीं? यस। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं उससे मतलब नहीं है, तो ये काइट भी है। फिर इसके बाद आती है बात, ये फिगर जो बनी है आपके सामने, जो हमने आपसे पूछा था कि ये क्या है, तो मैक्सिमम लोगों ने इसको स्क्वायर कहा। भाई साहब ये देखिए क्या क्या है, 4 साइड की फिगर है, क्वाड्रिलेटरल हो गया। पैरेललोग्राम बिल्कुल है, ये साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, या ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इस बेसिस पर ये फिगर आपकी पैरेललोग्राम हो गई। क्या ये रेक्टेंगल है? चारों कोने पे 90 डिग्री है, तो ये रेक्टेंगल भी है। तो जरा बिल्कुल कंसेप्ट अपने दुरुस्त कर लीजिए, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। क्या ये फिगर रोम्बस है? यस। रोम्बस में चारों साइड्स बराबर होना चाहिए, ये शर्त है, चारों साइड बराबर है इसमें। यस, ये रोम्बस है, इसका स्पेशल नाम तो स्क्वायर है ही। क्या ये फिगर ट्रेपेजियम है? यस। एक पेयर भी पैरेलल का हो गया तो ये फिगर ट्रेपेजियम भी है। क्या ये फिगर काइट है? तो यस इट इज। इस वर्टेक्स से जो दो साइड निकली हैं आपस में बराबर है, इस वर्टेक्स से जो दो साइड निकली हैं वो आपस में बराबर है। तो ये जो शेप है जिसको आप केवल स्क्वायर कह रहे हैं, ये सब कुछ है, सातों नाम इसके ऊपर लग रहे हैं, कोई ऐसा नाम नहीं है जो हमने यहाँ पे छोड़ा हो। तो a square is a quadrilateral, a square is a parallelogram, a square is a rectangle, a square is also a rhombus, a square is also a trapezium, a square is also a kite. किसी को भी लगे कि मैं गलत हूं या कुछ भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको साइट्स के लिंक्स भेजूंगा। बहुत हैं ऐसी साइट्स, यहाँ पे ऐसी बुक्स हैं जिसमें सभी दे रखा है। चलो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी पैरेललोग्राम में साइड्स, डायगोनल्स, इक्वलिटी और परपेंडिकुलरिटी, ये 4 चीजों का आपस में रिलेशन है। देखिए ऐसे याद रखिए, साइड्स और डायगोनल्स इनकी बात करें, और इक्वलिटी और परपेंडिकुलरिटी, अगर साइड्स के जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं तो डायगोनल्स इक्वल होंगे, और अगर साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे। मतलब जो ये साइड के साथ में अगर हमने परपेंडिकुलरिटी को किया है, जोड़ा है, साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। यहां पे क्या है, साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर रोम्बस में डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जब भी वो कहेगा रोम्बस तो आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए कि चारों साइड बराबर रही होंगी, और चूंकि साइड्स बराबर हैं तो डायगोनल्स पक्का परपेंडिकुलर होंगे। और आपको पता है कि ये फिगर पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जितनी बातें वो तो इसमें लगनी ही लगनी है। क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका इस्तेमाल अभी मिड पॉइंट थ्योरम में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही ये फिगर भी रोम्बस है, क्योंकि ये स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है। इसकी पड़ोसी साइड बराबर हैं तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, साइड्स 90 डिग्री पर हैं तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और जो रोम्बस है इसके डायगोनल्स आपको अनइक्वल दिख रहे हैं मगर परपेंडिकुलर है। तो ये जनरल रोम्बस है, ये स्पेशल रोम्बस है। तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर साइड्स परपेंडिकुलर होंगी
तो डायगोनल्स इक्वल होंगे, और अगर साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल्स, मतलब उल्टा है मामला, अगर साइड्स के बीच में परपेंडिकुलरिटी आ गई तो डायगोनल्स के बीच में इक्वालिटी लगा दो, साइड्स के बीच में इक्वालिटी आ गई तो डायगोनल्स के बीच में परपेंडिकुलरिटी लगा दो। जैसे ये इस फिगर को देखिए, इसमें साइड्स के बीच में 90 डिग्री है, तो आप देखिए डायगोनल्स बराबर है। अब क्या होंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, अगर ये a है ये b है तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ, फिर ये a है तो सामने वाली ये भी a होगी, ये a ये b तो ये भी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डायगोनल्स इक्वल हो गए। तो अगर हमने कहा रेक्टेंगल, तो आप समझ जाओ डायगोनल्स इक्वल होंगे, साइड्स के बीच में 90 डिग्री है तो साइड्स के बीच में 90 डिग्री तो डायगोनल्स इक्वल। ये फिगर भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, और यहाँ पे क्या था, ये दोनों फिगर जो थी वो रोम्बस थी, ये भी रोम्बस था, ये भी रोम्बस था, स्पेशल केस, ये नॉर्मल केस। तो साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे, देखो यहां भी यहां भी। तो ये एक बेसिक्स थे। अब इन बेसिक्स का इस्तेमाल होगा मिड पॉइंट थ्योरम में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम मिड पॉइंट थ्योरम शुरू करेंगे, इसको एक बार देख लीजिएगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो यूज में आने वाली हैं, खास तौर पे इसमें जो आपके कॉन्ग्रुएंसी की जो बातें हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, उसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि उसका इस्तेमाल होने वाला है। बाकी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ट्रांसवर्सल जो काटती है तो कैसे कैसे एंगल बनते हैं, ये सब चीज़ें हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें रह गया था वो इंटरसेप्ट का, लेकिन जब वो हम मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाएंगे तो उसी समय उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम चैप्टर से। ओके, बाय बाय।